शुभ संध्या, स्वागत है ऑन द रिकॉर्ड i24 न्यूज के इंटरव्यू शो में। हाल ही में ईरान युद्ध से पहले सिर्फ वही लोग होर्मुज जलडमरू मध्य को नक्शे पर ढूंढ सकते थे जो वहां रहते थे, वैश्विक बाजार पर नजर रखते थे या भूगोल शिक्षक थे। लेकिन जब से ईरान ने उस रणनीतिक जलमार्ग को बंद किया है जिससे होकर दुनिया की 20% तेल आपूर्ति रोजाना गुजरती है, या कम से कम युद्ध के पहले दिन फरवरी में ऐसा हुआ था, तब से ये नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना हो गया है। इजराइल ने कहा उसने ईरान के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया। पश्चिम में जब राष्ट्रपति ट्रंप ने शासन विरोधी प्रदर्शनकारियों से वादा किया था, मदद आ रही है, लेकिन ईरान ने जल्दी ही युद्ध को एक आर्थिक संकट में बदल दिया, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मच गई। इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट के रूप में पहले ही वर्णित की जा रही स्थिति को समझाने के लिए मेरे साथ अयाल हाशकेस जुड़े हैं। हाशकेस एक भू अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैं और हाशकेस ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग फर्म के संस्थापक और सीईओ हैं। वो द इकोनॉमिक सोर्स किताब के लेखक भी हैं। अयाल, इस शाम मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यहाँ के अच्छा लगा, धन्यवाद। तो हमारी बातचीत की शुरुआत के लिए क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख इसे अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट क्यों कह रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसे समझने के लिए चर्चा के दौरान होर्मुज जलडमरू मध्य का नक्शा दिखाते हैं। हाँ, तो अगर बाजार से हटाई गई तेल की मात्रा की बात करें तो ये वाकई में आधुनिक इतिहास या मानव इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। जैसा कि आपने बताया, दुनिया के 20% कच्चे तेल और तेल उत्पादों को बाजार से हटा लिया गया है। अब युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ी है, लेकिन इतनी नहीं कि हम पहले उस स्तर पर ना पहुँचे हो। तेल की कीमतें 2007, 2008 और 2022 के यूक्रेन रूस संकट में इससे ज़्यादा थी, इसलिए अभी कीमतें इतनी नहीं बढ़ी है। कीमतों के हिसाब से ये अभी सबसे बड़ा संकट नहीं है, लेकिन बन सकता है। हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। क्या ये द्वितीय विश्व युद्ध से भी बुरा है? ये दुनिया पर आर्थिक संकट के लिहाज से नहीं है, लेकिन सिर्फ तेल बाजार और आज के समय में तेल बाजार के महत्व के लिहाज से देखा जाए तो ये सबसे बड़ा संकट है। अगर देखें तो तेल का वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा 1973 के संकट की तुलना में कम है, इसलिए स्थिति थोड़ी मिली जुली है। तेल की मात्रा के हिसाब से यह गंभीर संकट है, लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर के लिहाज से अभी नहीं। ये गंभीर संकट नहीं बना क्योंकि दुनिया ने खुद को अनुकूलित कर लिया। अन्य उपायों के अलावा अमेरिका और अन्य देशों ने अपने रणनीतिक भंडार से सैकड़ों मिलियन बैरल तेल जारी किया है। अगर संकट उतनी देर तक चलता है जितना समय इन रणनीतिक भंडारों को खत्म होने में लगेगा, तो यह एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाएगा जहां हमें विश्व अर्थव्यवस्थाओं द्वारा बहुत बड़े स्तर पर अनुकूलन देखने को मिलेंगे और ईंधन की भारी कमी होगी, बिजली की लागत में बहुत तेज़ बढ़ोतरी होगी। तो हम अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन हम वहां पहुंच सकते हैं। अब इस संकट से किससे ज़्यादा नुकसान हुआ है, अगर हम इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि सबसे त्वरित प्रभाव निर्यातकों पे पड़ा। गल्फ देश जो तेल का निर्यात कर रहे हैं, जिनके पास होर्मुज जलडमरू मध्य से बचकर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप कुवैत की बात कर सकते हैं, आप कतर की बात कर सकते हैं, आप कतर की एलएनजी की भी बात कर सकते हैं, आप इराक की भी बात कर सकते हैं। ये वे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों और ज़मीनी हालात के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। खाड़ी के अन्य देश जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि उनके पास वैकल्पिक मार्ग है, इसलिए वे कम हद तक प्रभावित हुए हैं। ये एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी के देश वे हैं जो ऊर्जा आयात करते हैं। कुछ हमारे क्षेत्र में जैसे मिस्र, जॉर्डन और कुछ एशिया में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी प्रभावित हुए हैं क्योंकि इनके पास बड़ी कीमतें चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए इन्होंने बाज़ारों में पहले ही असली कमी और महंगाई देखी है। ये वे देश हैं जो अब तक प्रभावित हुए हैं। बाकी दुनिया के पास इस संकट से निपटने के तरीके हैं, पर ये बदल सकता है। देखिए, हर ईरान विशेषज्ञ जिससे मैंने इस बारे में बात की है, उसने मुझे बताया कि सभी ने उम्मीद की थी कि ईरान तुरंत होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देगा,
जैसा कि युद्ध के पहले ही दिन हुआ। तो क्या इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए कोई कदम उठाए जा सकते थे? मेरा मानना है कि अगर मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं 10 साल पीछे जाकर सबको बताता कि ईरान ऐसा करेगा। इसलिए तार्किक कदम बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता, जैसे सऊदी और यूएई की बाईपास पाइपलाइंस। ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें बनने में सालों साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत कम समय की चेतावनी है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, और यही वजह है कि आप नई पाइपलाइनों को बनते हुए नहीं देख रहे हैं। इसमें समय लगता है, इसमें सालों लग जाते हैं। वरना हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य वाकई में एक रणनीतिक अवरोध बिंदु है। ये ऐसी जगह है जिसे आप आसानी से बाईपास नहीं कर सकते। देश बेहतर तैयारी के लिए शायद सिर्फ सैन्य प्रतिक्रिया दे सकते थे, जो कठिन है क्योंकि समुद्री बारूदी सुरंगों से निपटना पड़ता है। आपको उन मिसाइलों से भी निपटना पड़ता है जो ईरान के अंदर से दागी जाती है। तो ये चुनौतियां हैं। आपको ईरानी नौसेना से निपटना पड़ता है, और ये ज़रूरी नहीं कि बड़े युद्धपोती हो, बल्कि छोटी नावें और तोपों से लैस नौकाएं भी हो सकती है। और जब आप उनसे निपटते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपके सामने कई मोर्चे होते हैं। इसलिए एक सैन्य समाधान तैयार करने में महीनों लग जाते हैं। शायद इस हफ्ते हम इसका आरंभ देखेंगे, शायद हम इसकी शुरुआत देख रहे हैं, पर समय बताएगा। ये आसान नहीं है। हम प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात कर रहे हैं, जिसमें जहाज़ों और व्यापारिक जहाज़ों को बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन देने की प्रक्रिया की शुरुआत इस हफ्ते हुई है। ये इस हफ्ते शुरू हुआ है। हमें अभी देखना है कि ये कितना सफल रहेगा। क्या ये वास्तव में जलडमरू मध्य को खोलेगा, या कम से कम कुछ कंटेनर जहाज़ों और अन्य को बाहर निकलने और अंदर जाने की अनुमति देगा? ये तो देखना होगा। यह आसान ऑपरेशन नहीं है, इसीलिए इसे तैयार करने में महीनों लगे, और इसे लागू करने में भी महीनों लग सकते हैं। तो आपने अलग अलग देशों की बात की, जैसे कि सऊदी अरब ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य को बाईपास करने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल किया। यूएई में अबू धाबी पाइपलाइन है जो इसे फुजैरा बंदरगाह तक भेजती है, जो स्ट्रेट के बाहर है। हालांकि उसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था, लेकिन युद्ध के दौरान ईरान ने उस पर बमबारी की थी। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया की ओर। अप्रैल मध्य में युद्ध विराम के समय अमेरिका ने होर्मुज़ जलडमरू मध्य में ईरानी बंदरगाहों की जवाबी नाकाबंदी कर दी थी। इससे अमेरिका को ईरान पर क्या फायदा मिलता है, और ईरान इस अमेरिकी कदम को कैसे दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है? युद्ध विराम के बाद सबको उम्मीद थी कि हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका ने सोचा था युद्ध विराम से यह संभव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अगला तार्किक कदम यही था कि अमेरिका ने जो किया वही किया। ईरानी नाकेबंदी के जवाब में खुद नाकेबंदी कर दी। और मुझे लगता है कि इसका तर्क, या कम से कम एक तर्क ये था कि समय ईरान के पक्ष में न हो। अगर होर्मुज़ उन्हीं जहाज़ों के लिए बंद है जिन्हें ईरान नहीं गुजरने देता, तो समय ईरान के पक्ष में है। मुझे लगता है कि अमेरिकी नाकाबंदी का मकसद ईरान के खिलाफ बाजी पलटना था, और अब समय उसके पक्ष में नहीं है। क्या आप समझा सकते हैं? क्या आप इस पर और गहराई से बता सकते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि यही असली मुद्दा है। अगर अब तक ईरान की रणनीति समय निकालने और मामले को टालने की थी, तो यहाँ ये रणनीति उलट दी गई थी। क्या आप बता सकते हैं कि अभी ईरान के खिलाफ समय कैसे काम कर रहा है? तो सबसे पहले, हर दिन जो बीतता है, कुछ आकलनों के अनुसार ईरान आयात निर्यात में सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान उठाता है। तो हर बीतता दिन आर्थिक नुकसान को और बढ़ा देता है। लेकिन दूसरा, शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण और दीर्घकालिक प्रभाव तेल पर पड़ता है। ईरान तेल का निर्यात करता है, और उसे ऐसा करने के लिए तेल का उत्पादन करना पड़ता है। अगर वो तेल होर्मुज़ से नहीं बेच सकता, तो उसे कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। आखिरकार, शायद बहुत जल्दी, और इस बात पर बहस है कि कितना जल्दी, ईरान का तेल भंडारण बढ़ जाएगा। उसके पास ज़मीन या समुद्र में तेल स्टोर करने की जगह नहीं बचेगी। तब कोई जादुई हल नहीं बचेगा। आपको कुछ तेल कुओं को बंद करना पड़ेगा, जिसे शट इन कहा जाता है। और जब ऐसा होता है तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कौन सा क्षेत्र है, उसकी रासायनिक संरचना क्या है, वो कितना पुराना है। लेकिन जब कुछ तेल कुएं बंद हो जाते हैं, तो आप उन्हें बस यूं ही दोबारा चालू नहीं कर सकते। कभी कभी इन कुओं को फिर से खोलने के लिए महीनों या सालों तक नया निवेश चाहिए। अगर ईरान के पास भंडारण नहीं है और अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही, तो उसे तेल कुएं बंद करने पड़ेंगे, जिससे कुछ को अपूरणीय नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ रोज़ का नहीं, बल्कि महीनों, सालों तक रहने वाला दीर्घकालिक नुकसान है।
तेल विशेषज्ञों में इस नुकसान की अवधि को लेकर बहस है। कम से कम महीनों तक बहुत सा तेल उत्पादन दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा, शायद सालों तक। तो ये दीर्घकालिक नुकसान है जो आईआरजीसी और मौजूदा ईरानी शासन की युद्ध के कारण हुई भारी आर्थिक तबाही के बाद अपनी तिजोरी भरने की क्षमता को नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने कहा अलग अलग आकलन है, पर हमें मोटा अंदाजा बताइए कि इसमें कितना समय लगेगा। ईरान के पास कितना समय बचा है जब तक कि वो अपनी तेल भंडारण क्षमता से अधिक नहीं हो जाता और उसे तेल कुओं को बंद करना शुरू करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने हाल ही में इसकी संभावना जताई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। कई लोग मानते हैं कि यह 1-2 हफ्ते में हो सकता है। कुछ लोग 2 महीने का दावा करते हैं, लेकिन आमतौर पर यही न्यूनतम और अधिकतम समय है, क्योंकि आपको पता है कि भंडारण कहाँ है। मेरा मतलब है आप कंटेनर खींच सकते हैं और ज़मीन व समुद्र में तेल भंडारण ट्रैक कर सकते हैं। तो आमतौर पे ऐसा नहीं है कि आप उसे कहीं से भी फिर से बना सकते हैं, और आप बड़े तेल भंडारण को सच में छुपा भी नहीं सकते। तो यही आकलन है, और अगर हम कुछ हफ्ते इंतज़ार करें तो हमें पता चल जाएगा। तो समय निश्चित रूप से निकलता जा रहा है। समय निकलता जा रहा है। देखिए, ईरान इस नाकेबंदी को कैसे पार करने की कोशिश कर रहा है, या क्या वो इसमें सफल भी हो रहा है। तो कुछ जहाज़ शायद नाकेबंदी पार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने, और ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किसकी बात सुनते हैं, लेकिन शायद ज़्यादा नहीं। ईरान बहुत बड़ा देश है, इसका भूभाग भी बहुत बड़ा है, तो सैद्धांतिक रूप से ये कुछ सामान ज़मीन से बेच सकता है, चाहे सामान्य या तेल उत्पाद हो, लेकिन बड़े कंटेनर जहाज़ों और तेल कंटेनरों से मुकाबला नहीं कर सकता। आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ज़मीन के रास्ते उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जो भी आप रेल या ट्रकों के ज़रिए पाकिस्तान या अन्य पड़ोसी देशों या ईरान से उत्तर या कैस्पियन सागर तक भेजना चाहते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम होती है, तो वो होर्मुज़ को बाईपास नहीं कर सकते। जैसे सऊदी अरब भी बाकी बताए गए देशों के ज़रिए इसे पूरी तरह दरकिनार नहीं कर सकता, क्योंकि 21वीं सदी में समुद्र ही सामान ढोने का मुख्य तरीका है और ज़मीन नहीं। ज़मीन के पास इतनी बड़ी संख्या नहीं है। देखिए, ये बहुत मुमकिन है कि ये बयान कि समुद्र तेल के ट्रांजिट का मुख्य तरीका है या हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य अहम है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देश इसके बाद अपनी धारणा बदलने की कोशिश करेंगे। मैं अब एक कदम पीछे लेकर इस क्षेत्र और मध्य पूर्व में ऊर्जा की ऐतिहासिक व शक्ति संतुलन में भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब हम तेल की बात करते हैं, उदाहरण के लिए, तो एक मुख्य संगठन या कार्टेल है जिसे आप कह सकते हैं ओपेक, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, और इसका प्लस संस्करण ओपेक प्लस भी है। ओपेक ने वर्तमान संकट में क्या भूमिका निभाई है, और इसमें हाल की एक घटना भी जोड़ लें कि यूएई ने घोषणा की है कि वह कार्टेल छोड़ रहा है। इसका समूह और उसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आमतौर पर ओपेक के पास उत्पादन कोटा होता है, लेकिन अब एक भौतिक कोटा है, हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। तो यहाँ तक कि कम कार्टेल द्वारा निर्धारित उत्पादन कोटे संभव नहीं है, इसलिए वर्तमान स्थिति और भी खराब है। तो आपके पास तेल के लिए यह प्राकृतिक कोटा या भौतिक कोटा है, इसलिए अभी के समय में यही वजह है कि ओपेक की भूमिका बहुत बड़ी नहीं है। उन्होंने अपने तेल कोटे में थोड़ी बढ़ोतरी की है ताकि खाड़ी क्षेत्र के बाहर के अन्य तेल निर्यातक देश भी थोड़ा ज़्यादा तेल बेच सके, लेकिन ये मात्रा बहुत कम, सिर्फ सैकड़ों हज़ारों में है। ये इससे ज़्यादा नहीं है, और ना ही ये उस मात्रा के करीब है जिसकी दुनिया को होर्मुज़ से जो कमी है उसे पूरा करने के लिए ज़रूरत है। और ताज़ा घटनाक्रम भी एक दीर्घकालिक घटनाक्रम है। अल्पकाल में यूएई के ओपेक छोड़ने का कोई खास असर नहीं होगा। तो जैसा कि बताया गया, यूएई होर्मुज़ द्वारा सीमित है और वो केवल अपने संभावित तेल उत्पादन के केवल कुछ हिस्से को ही बाहर भेज सकता है। भौतिक बाधाओं के कारण फिलहाल अल्पकाल में यह उस कोटे को भी पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, होर्मुज़ की नाकाबंदी के कारण जैसे ही नाकाबंदी खुलेगी ये कोटा पूरा कर सकेगा और पार भी कर जाएगा। अब यूएई 4.55 से 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन की तेल उत्पादन क्षमता रखता है, जो उसके ओपेक कोटे से अधिक है, जो लगभग 3.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। तो वो 1 या 1.5 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन जो यूएई और निकाल सकता है, वो अब तक निष्क्रिय क्षमता रही है, वो वैश्विक बाज़ारों में नहीं पहुंची है।
अभी के लिए ये वैश्विक बाजारों में नहीं जा सकता क्योंकि ये शारीरिक रूप से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन जैसे ही ये शारीरिक रूप से बाहर निकल सकेगा ये वैश्विक बाजारों की मांग पूरी कर सकेगा और उस समय वह मात्रा वैश्विक तेल उत्पादन में जुड़ जाएगी, जिससे यूएई को अधिक राजस्व मिलेगा और बाकी सब कुछ समान रहने पर कीमतें थोड़ी कम होंगी क्योंकि उत्पादन बढ़ गया है। इसका असर ज़रूर पड़ेगा। मुझे लगता है कि इसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक भी है। युद्ध से पहले हमने यूएई और सऊदी अरब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदिता देखी है। ये यमन में उदाहरण के लिए, सोमालीलैंड में उदाहरण के लिए, अब्राहम समझौते और अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देता है। और जब युद्ध छिड़ गया तो आपने उन्हें फिर से एक ही पक्ष में देखा। हाँ, हमें लगा था कि प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई है। प्रतिद्वंदिता ने मध्य पूर्व में ईरान को छोड़ सबको प्रभावित किया, जो सऊदी अरब के लिए बड़ा झटका है। अगर सऊदी अरब दंडात्मक राजनीतिक कदम उठा रहा हो तो मुझे हैरानी नहीं होगी, लेकिन मुझे नहीं पता वे क्या होंगे। लेकिन ये एक बड़ा झटका है क्योंकि ओपेक एक ऐसा संगठन है जिसे ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब ने नेतृत्व किया है और ये सऊदी अरब के लिए प्रभाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहा है, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक। और अब जब यूएई इस कार्टेल नुमा मंच से बाहर हो रहा है तो ये सऊदी अरब की राजनीतिक और आर्थिक ताकत को कमज़ोर करता है। माफ कीजिए बीच में टोकने के लिए, ये ओपेक को कमजोर करता है। क्या ओपेक यूएई के इस बाहर निकलने को झेल पाएगा? और क्या ये चिंता है कि इससे दूसरे देश भी इस समूह को छोड़ सकते हैं? संभावना है। मुझे नहीं पता कि कोई और देश अपने स्तर पर ऐसा सोच रहा है या नहीं, लेकिन ये और देशों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकता है। मैं फिर भी कहूँगा कि ओपेक प्लस, जिसमें रूस और अन्य गैर ओपेक देश शामिल हैं, अभी भी, यहाँ तक कि यूएई के इससे अलग होने के बाद भी, अब भी उसके पास वैश्विक तेल उत्पादन का 45% से अधिक हिस्सा है। तो ये अब भी एक बड़ी ताकत है। आप ओपेक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका प्रभाव, इसका रसूख कम होती जा रही है और अगर और देश इससे बाहर निकलते हैं तो वाकई में इसका प्रभाव और भी कम हो जाएगा। ये निश्चित रूप से अब वैसा नहीं है जैसा 1973 में था। आप ये कई चीजों पर कह सकते हैं, खासकर जब हम इजराइल को ऊर्जा निर्यातक मानते हैं तो यह विशाल तेल तालाब में छोटी मछली जैसा है। लेकिन इजराइल इस समय अपने नजदीकी पड़ोसी देशों मिस्र और जॉर्डन को प्राकृतिक गैस निर्यात कर रहा है। यह साझेदारी कितनी व्यापक है और क्या इसने वर्षों के दौरान इन देशों के बीच संबंधों को प्रभावित किया है? वैश्विक स्तर पर यह बड़ा नहीं, लेकिन क्षेत्रीय रूप से जॉर्डन, मिस्र और इजराइल के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ छोटे बाजार हैं जिन्हें ऊर्जा, खासकर गैस की बड़ी ज़रूरत है। मिस्र और जॉर्डन में बिजली इसी तरह चालू की जाती है। इजरायली प्राकृतिक गैस से इसका ज़्यादातर हिस्सा इजरायली प्राकृतिक गैस के ज़रिए है, जॉर्डन में सबसे ज़्यादा और मिस्र में भी काफ़ी हद तक। और अगर गैस की सप्लाई रुक जाती है, हमारे पास इसके कई उदाहरण हैं, तो उन्हें तुरंत ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो आंतरिक अर्थव्यवस्था, संभावित रूप से आंतरिक स्थिरता और बड़ी कीमतों पर असर डालते हैं। हमने देखा है कि युद्ध की शुरुआत में जब इजराइल से गैस सप्लाई नहीं थी तो केंद्रीय स्थानों पर एयर कंडीशनर बंद कर दिए गए और सरकारी कर्मचारियों को जल्दी घर भेजा गया ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। इसलिए इसके महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ते हैं। फिलहाल गैस सप्लाई जारी है। मैं कहूँगा कि कुछ साल पहले हमने देखा है कि इसने इजराइल, जॉर्डन और मिस्र के बीच राजनीतिक संबंधों पर भी सकारात्मक असर डाला है। हमारे पास ईस्ट मेड गैस फोरम था जिसमें मिस्र और इजराइल शामिल थे और आपने काहिरा में इजरायली झंडा लहराते हुए देखा था। आपने देखा कि इजरायली ऊर्जा मंत्री काहिरा आए और मिस्र के राष्ट्रपतियों द्वारा उनका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। हाँ, अगर आपने वो पल नहीं देखा तो गूगल या यूट्यूब पर ज़रूर देखें, वो बहुत प्रभावशाली था। और जॉर्डन भी। और मुझे लगता है कि एक तरह की ईस्ट मेड प्रतिद्वंदिता थी जिसमें इजराइल और मिस्र और अन्य देश तुर्की के खिलाफ थे। कुछ साल पहले स्थिति अलग थी पर अब बदल गई है। मुझे लगता है 7 अक्टूबर सबसे बड़ा बदलाव था। क्या ऊर्जा के कोई और क्षेत्र हैं जिनका इस्तेमाल इजराइल अपने पड़ोसियों जॉर्डन और मिस्र के अलावा के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए कर सकता है? बहुत दिलचस्प सवाल है। गैस कई तरह की जगहों पे जा सकती है। कुछ गैस शायद साल के कुछ समय में मिस्र से, यानी इजरायली गैस एलएनजी के ज़रिए यूरोपीय देशों में जा रही है।
और शायद उन देशों में भी जिनके साथ इजराइल के राजनयिक संबंध नहीं हैं, जैसे कि सीरिया। ये सीधे इजराइल से नहीं बल्कि तीसरे पक्ष यानी मिस्र से है। ऐसे में अगर उसके लिए बुनियादी ढांचा होता तो यूरोप इजरायली गैस का बहुत इच्छुक उपभोक्ता होता। अभी फ़िलहाल मिस्र के ज़रिए जाने वाले रास्ते के अलावा कोई बुनियादी ढांचा नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया था। मेरा मानना है कि तेल की बात करें तो इजराइल ज़ाहिर तौर पर तेल उत्पादक देश नहीं है, ये एक बड़ा तेल उपभोक्ता है, तो वहाँ ज़्यादा संभावना नहीं है। तेल पाइपलाइनों पर चर्चाएँ हो रही हैं जो होर्मुज़ को बाईपास कर सकती है, लेकिन अगले कुछ सालों में ये प्रासंगिक नहीं है। मुझे लगता है कि असल में दिलचस्प चीज़ बिजली है, क्योंकि आप इसे इजराइल में गैस, सौर ऊर्जा या अन्य तरीकों से पैदा कर सकते हैं, फिर उसे अन्य देशों में निर्यात और इजराइल में पीक समय पर बिजली आयात कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिजली इंटरकनेक्टर्स की ज़रूरत होती है, और असल में ये करना तेल या गैस पाइपलाइनों की तुलना में, चाहे वो यूरोप हो या मध्य पूर्व के अन्य स्थान, कहीं ज़्यादा आसान और व्यावहारिक है। तो असल में बिजली कनेक्शन इस कुछ प्रोजेक्ट्स समझदारी वाले हो सकते हैं। और पानी के बारे में क्या? मैंने युद्ध के दौरान आपकी कुछ विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स पढ़ी थी जिनमें बताया गया था कि इजराइल के लगभग सभी पड़ोसी देशों को पानी की ज़रूरत है, जबकि इजराइल को पानी की कोई समस्या नहीं है। क्या इजराइल यहाँ पानी को कूटनीति के लिए इस्तेमाल करने का मौका गंवा रहा है? मुझे लगता है इजराइल के पास देने को पानी नहीं है, बस थोड़ा जॉर्डन को देता है। ये शांति योजना का हिस्सा है जिसे बनाए रखना ज़रूरी है। मेरा मानना है कि इजराइल के पास बहुत कुछ है, वो अपनी जल विशेषज्ञता का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उसने रेगिस्तान को हरा भरा किया है जो और किसी देश ने नहीं किया। ये इजरायली वर्चस्व के कारण है जो पूरी सप्लाई चेन में है। ये सप्लाई चेन के हर हिस्से के लिए बेहतरीन तरीका है, चाहे समुद्री पानी मीठा बनाना हो, इस्तेमाल या सीवेज ट्रीटमेंट। इजराइल ने सप्लाई चेन में महारत हासिल की है, और इसी विशेषज्ञता से वो क्षेत्र में अपनी राजनीतिक स्थिति सुधार सकता है। मुझे लगता है कि साझेदार देशों, शांति संधि वाले देशों, केवल औपचारिक शांति वाले देशों और यहाँ तक कि कुछ शत्रु आबादियों के साथ भी इजराइल को इसका उपयोग करना चाहिए। मैंने ऐसे दूरगामी इजरायली प्रयास नहीं देखे हैं जो किए जा सकते थे, और मुझे लगता है कि यही इजराइल की एक मुख्य ताकत है। इसे इसका लाभ उठाना चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ, अपनी विशेषज्ञता देनी चाहिए, और जो ये करना जानता है और जो इसने किया है वो देना चाहिए। हाँ, इजराइल के पास रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का एक सिद्ध इतिहास है, जैसा कि बेंगुरियन ने इसे कहा था। अब हम शो के रैपिड फायर सेगमेंट में हैं। मैं 3 तस्वीरें दिखाऊंगा और आप बताइए सबसे पहले क्या सोचते हैं। ये सीरियाई राष्ट्रपति अहमद दाशाह है जो अंकारा के राष्ट्रपति भवन में तुर्की के एर्दोगान से मिल रहे हैं। इन तीनों तस्वीरों को देखकर ऊर्जा के बारे में आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? ऊर्जा संदर्भ, ठीक है, तो यह एक सुन्नी गठबंधन है जिसमें ऊर्जा संबंधों की काफ़ी संभावनाएं हैं। सीरिया के पास कुछ तेल है, शायद और भी गैस है जिसे उसने अभी तक नहीं निकाला है, और पिछले 10 से 15 साल में बहुत ही छोटे पैमाने पर उत्पादन किया है क्योंकि वहाँ युद्ध चल रहा है, और टर्की वाकई में इसका एक हिस्सा लेना चाहता है ताकि उसे आर्थिक रूप से फ़ायदा हो सके, लेकिन साथ ही साथ वो नए सीरिया को और भी ज़्यादा अपने प्रभाव क्षेत्र में खींच सके। मुझे लगता है इजराइल को ये नहीं करना चाहिए। अभी के लिए मैं कहूँगा कि ये दोनों, तुर्की और सीरिया मिलकर और अन्य सुन्नी देश जिनमें कतर भी शामिल है, इजराइल के लिए कुछ हद तक प्रतिद्वंदी देश हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि सीरिया और अन्य देशों के साथ सुरक्षा और आर्थिक समझौते किए जा सकते हैं। मुझे लगता है कि इजराइल को सोचना चाहिए, या कम से कम वर्तमान प्रशासन का उपयोग करना चाहिए और समझौते करने की इच्छा का लाभ उठाना चाहिए। आइए अगली तस्वीर देखें। इसमें यूएई राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद सितंबर 2025 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हैं। मुझे नहीं लगता कि वे अभी मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन ऊर्जा के लिहाज से संक्षेप में जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? हाँ, यूएई और सऊदी अरब के बीच नई या पुरानी प्रतिद्वंदिता है। ऊर्जा के नज़रिए से आखिरी मुद्दा ओपेक है, और मुझे लगता है कि ये प्रतिद्वंदिता जारी रहेगी, लेकिन हमें एक इजरायली के तौर पर इन देशों को देखते हुए ये समझना चाहिए कि वे दोनों लोग एक दूसरे को हमसे कहीं बेहतर जानते हैं जितना हम कभी भी उन्हें समझने की उम्मीद कर सकते हैं। आर्थिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और आर्थिक व राजनीतिक मित्रता, मुझे लगता है कि उनके बीच जटिल रिश्ते हैं जिन्हें हम इजरायली के रूप में समझना मुश्किल है।
हम सिर्फ उनकी प्रतिद्वंद्विता देख रहे हैं, चाहे वह ऊर्जा या अन्य क्षेत्रों में हो। मुझे नहीं लगता कि ये कोई तयशुदा बात है कि ये देश प्रतिद्वंदी है। ठीक है, संक्षेप में ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। हाँ, तो एक तरफ चीन मध्य पूर्व से ऊर्जा का बहुत बड़ा उपभोक्ता है। दूसरी ओर मेरा मानना है कि उसने वास्तव में ऐसी किसी संभावना के लिए या शायद कई संभावनाओं के लिए तैयारी कर रखी है। उसने करीब 1 अरब 40 करोड़ बैरल तेल जमा कर लिया है, जिससे वो संकट झेल सकता है। मेरा मानना है उसने अपने स्रोत भी विविध बनाए हैं। चीन ने ऊर्जा स्रोतों में विविधता की है। नवीकरणीय, घरेलू और विदेशी ऊर्जा कई देशों से प्राप्त कर रहा है। हम इस संकट का कुछ हद तक सामना कर सकते हैं, लेकिन अगर यह महीनों तक चला तो शायद न कर पाए। चीन मध्य पूर्व में ज़्यादा शामिल हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह वैश्विक महाशक्तियों में बहुत ऊपर है। ये अभी तक मध्य पूर्व में नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसा हो सकता है और ये देखने वाली बात है। ठीक है एयाल, वो बहुत रोचक था, लेकिन हमें यहीं रुकना होगा। मैं आपको एक बार फिर आज रात मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। अगले हफ्ते फिर से ऑन द रिकॉर्ड में हमारे साथ जुड़ें। आप आज का एपिसोड और सभी पिछले शो YouTube और Spotify पर देख सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।